चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक बहुत ही सटीक प्रिसिजन होती है। यानी अगर हड्डी टूटी है तो एक्सरे में एक सफ़ेद लकीर बिल्कुल साफ दिख जाती है और डॉक्टर तुरंत इशारा करके बता देते हैं कि हाँ देखिए समस्या यहाँ है। एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट। हाँ एग्जैक्टली वहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होता। राइट। पर जब हम जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में कदम रखते हैं तो लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है। एक ऐसा आर्थिक परिदृश्य सामने आता है जो सच में बहुत धुंधला और डरावना भी है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम हरीश दामोदरन के एक बेहद महत्वपूर्ण लेख को डिकोड कर रहे हैं। और ये लेख सच में काफी आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल। ये आर्टिकल एक ऐसे इकोनॉमिक नाइटमेयर की बात कर रहा है जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दुनिया के किसी भी सेंट्रल बैंक के पास आसानी से नहीं मिलता और इसका सीधा कनेक्शन ईरान से जुड़े मौजूदा संघर्ष और ग्लोबल सप्लाई चेन की बर्बादी से है। यहां क्लियर कर दें कि हम यहां किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ इस अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के आर्थिक असर और तथ्यपूर्ण सोर्स मटेरियल का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। और ये विश्लेषण इस वक्त इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया की आर्थिक समस्याओं का हल किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स निकाल लेंगे। लेकिन हरीश दामोदरन का लेख जिस खतरे की ओर इशारा कर रहा है वो किसी एक्सेल स्प्रेडशीट की एरर नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जो सीधे तौर पर जमीन पर, समुद्री रास्तों पर और फैक्ट्रीज के अंदर आकर पूरी अर्थव्यवस्था का गला घोट सकती है। तो इस डरावने आर्थिक संकट यानी इस स्टैगफ्लेशन को पहले थोड़ा समझते हैं। देखिए आम आर्थिक नियम तो यही कहता है ना कि या तो देश तरक्की कर रहा होता है जहां लोगों की सैलरी बढ़ती है और चीजें थोड़ी महंगी होती हैं, या फिर मंदी आती है, लोग खर्च कम करते हैं और चीजों के दाम गिरने लगते हैं। सही बात है। पर आर्टिकल में इस बीमारी को एक अलग ही दिशा में दिखाया गया है। ये क्या अजीब सी स्थिति है जहां दोनों उल्टे नियम एक साथ लागू हो रहे हैं। इसे हम एक तरह का आर्थिक विरोधाभास या पैराडॉक्स कह सकते हैं, जिसे अक्सर वर्स्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स भी कहा जाता है। नॉर्मल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन यानी महंगाई और इकोनॉमिक ग्रोथ एक ही गाड़ी के दो पहिए माने जाते हैं। डिमांड बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती हैं और इकोनॉमी चलती रहती है। लेकिन स्टैगफ्लेशन इस पूरे इंजन को ही उलट देता है। अच्छा, इंजन को उलट देता है मतलब ये एक ऐसी हालत है जहां अर्थव्यवस्था में महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, लेकिन आर्थिक वृद्धि यानी ग्रोथ रुकी हुई होती है या फिर नकारात्मक हो जाती है। एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही होती हैं और दूसरी तरफ रोजमर्रा की जरूरत की चीजें इतनी महंगी हो जाती हैं कि उन्हें खरीदना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ओ बाप रे, ये तो सच में आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति हो गई। यानी ये बिल्कुल वैसी स्थिति है जैसे कोई ऐसी कार चला रहा हो जिसका एक्सेलरेटर यानी महंगाई पूरी तरह दबा हुआ है, लेकिन साथ ही हैंड ब्रेक यानी आर्थिक रुकावट भी पूरी ताकत से खींचा हुआ है। कार 1 इंच आगे नहीं बढ़ रही, बस उसका इंजन जल रहा है। ये बहुत ही सटीक उपमा है। और अगर इसका असर सच में महसूस करना हो तो 1970 के दशक का इतिहास देखना पड़ेगा, जिसका जिक्र आर्टिकल में भी बहुत डिटेल में है। 1973 में योमी किपुर युद्ध हुआ था, जिसके बाद ओपेक देशों ने तेल का एम्बार्गो यानी प्रतिबंध लगा दिया था। फिर 1979 में ईरानी क्रांति आई। इन घटनाओं ने ग्लोबल तेल सप्लाई को पूरी तरह झकझोर दिया था। जरा सोचिए उस वक्त क्या हुआ होगा। अचानक से दुनिया भर में तेल आना बंद हो गया। तेल रुका तो जहाज और ट्रक रुक गए, ट्रांसपोर्ट रुका तो फैक्ट्रीज में कच्चा माल पहुंचना बंद हो गया। एक चेन रिएक्शन जैसा शुरू हो गया। यानी फैक्ट्रीज बंद होने लगी क्योंकि उन्हें चलाने के लिए ना तो एनर्जी थी और ना ही रॉ मटेरियल। बिल्कुल, एग्जैक्टली यही हुआ था। और जब प्रोडक्शन रुका तो मार्केट में चीजें आनी बंद हो गईं। अब लोग तो उतने ही थे, उनकी जरूरतें भी वही थीं, लेकिन बाजार में दुकानों पर सामान नहीं था। जब सामान कम होता है और खरीदार ज्यादा होते हैं तो दाम आसमान छूने लगते हैं। सप्लाई और डिमांड का बेसिक रूल। हाँ, ब्रिटेन और अमेरिका में उस वक्त पेट्रोल पंपों पर मीलों लंबी लाइन लगने लगी थी। डेटा बताता है कि उस वक्त इन देशों की जीडीपी ग्रोथ गिरकर -1.7% तक पहुंच गई थी और महंगाई दर कुछ जगहों पर 24% के पार चली गई थी। लोगों की आमदनी आधी हो गई थी
और खर्चा दुगना। रियली -1.7% ग्रोथ और 24% महंगाई, ये फिगर सुनकर ही डर लगता है। एक बात बताइए, जब अर्थशास्त्री इस तरह के पैनिक को पेपर पर या किसी मैथमेटिकल मॉडल में देखते हैं तो ये कैसा दिखता है? हरीश दामोदरन ने अपने लेख में इसको किसी सप्लाई कर्व शिफ्ट के तौर पर समझाया है। हम लोग अक्सर डिमांड एंड सप्लाई की बात तो करते हैं, पर यह मैथमेटिकल डिजास्टर ग्राफ पर काम कैसे करता है? देखिए, इकोनॉमिक्स में आमतौर पर डिमांड और सप्लाई के ग्राफ से मार्केट का संतुलन देखा जाता है। ज्यादातर संकटों में हम देखते हैं कि डिमांड लाइन ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन यहाँ जो घटना घटी है उसे नेगेटिव सप्लाई शॉक कहते हैं। ओके, नेगेटिव सप्लाई शॉक। हाँ, इस स्थिति में क्या होता है कि डिमांड अपनी जगह खड़ी रहती है, लेकिन पूरी की पूरी सप्लाई लाइन ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बानी तरफ यानी पीछे खिसक जाती है, जिसे ग्राफ पर S0 से S1 पर शिफ्ट होना कहते हैं। यानी दुनिया की कुछ बनाने की क्षमता ही रातों रात सिकुड़ जाती है। रुको, मैं इसको थोड़ा आम जिंदगी के नजरिए से समझने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए किसी शहर में एक बहुत बड़ी बेकरी है। वो लोग हर रोज 1000 केक बनाते हैं और हर केक 200 रुपए में बेचते हैं। एक दिन अचानक पूरे शहर में आटा और चीनी की सप्लाई खत्म हो जाए। अब बेकरी वाले के पास सिर्फ इतना ही कच्चा माल है कि वो सिर्फ 500 केक बना सके, तो क्या वो अब भी उन्हें 200 रुपए में ही बेचेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बेचेगा, क्योंकि शहर में अब भी 1000 लोग हैं जिन्हें केक चाहिए। डिमांड तो वही है। जब लोगों को पता चलेगा कि केक कम है तो वो ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। बेकरी वाला अब केक आधी मात्रा में बना रहा है, यानी कम क्वांटिटी, या ग्राफ पर कहें तो Q1, लेकिन हर केक की कीमत उसने बढ़ाकर 400 रुपए कर दी है, यानी ज्यादा कीमत, जिसे हम P1 कह सकते हैं। क्वांटिटी आधी हो गई और प्राइस दुगना हो गया, और जो लोग 400 नहीं दे सकते उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। यही वो सप्लाई शॉक है ना? ये एक शानदार उदाहरण है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये सीधा ग्राफ असली दुनिया को प्रभावित करता है। पर इसमें एक रियलिटी चेक और जोड़ लीजिए। आटा सिर्फ महंगा नहीं हुआ है, वो ग्राउंड पर उस बेकरी के गोदाम में सच में मौजूद ही नहीं है। ग्राफ पर जब सप्लाई कर्व पीछे खिसकता है तो वो यही दुखांतिका दिखाता है। नया संतुलन एक ऐसी जगह बनता है जहां क्वांटिटी पहले से बहुत कम होती है और कीमत पहले से बहुत ज्यादा। यही स्टैगफ्लेशन की सबसे सटीक परिभाषा है, प्रोडक्शन का रुकना और कीमतों का आसमान फाड़ना। ये सारी बातें इतिहास और थियरी के हिसाब से तो बहुत क्लियर समझ आती हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल जहन में आता है। हरीश दामोदरन ने इस मुद्दे को इतना गंभीर क्यों बताया है? मेरा मतलब है, दुनिया ने 2008 की आर्थिक मंदी देखी है, फिर 2022 में भी तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक बड़ा ऑयल शॉक आया था। हमने उन झटकों को झेल लिया और आगे बढ़ गए। तो आज ईरान के आसपास जो माहौल बन रहा है वो उन पिछले संकटों से इतना अलग और ज्यादा खतरनाक क्यों है? क्योंकि झटके का रूप पूरी तरह बदल चुका है। आर्टिकल इस बात पर गहरी रोशनी डालता है कि 2008 का संकट एक बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम का फेलियर था, और अगर 2022 की बात करें तो वो मुख्यतः एक प्राइस शॉक था। प्राइस शॉक मतलब तेल बस महंगा हुआ था? एग्जैक्टली। तेल और गैस की कीमतें जरूर बढ़ी थीं, लेकिन सप्लाई चेन पूरी तरह टूटी नहीं थी। तेल महंगा मिल रहा था, पर सिस्टम में उसकी सप्लाई बनी हुई थी। अर्थव्यवस्थाओं में लचीलापन था कि वो थोड़ा महंगा तेल खरीदकर अपना काम चला सकें। लेकिन आज का जो संघर्ष है वो ऊर्जा की कीमत को लेकर नहीं, बल्कि उसकी फिजिकल अवेलेबिलिटी यानी भौतिक उपलब्धता पर एक खतरा है। यानी 2022 में प्रॉब्लम ये थी कि पेट्रोल महंगा हो गया था, जिसे हमने झेल लिया, लेकिन आज खतरा इस बात का है कि पेट्रोल पंप पर तेल की एक बूंद भी नहीं पहुंचेगी, चाहे कोई कितना भी पैसा देने को तैयार क्यों ना हो। यही सबसे बड़ा डर है, और इसके प्रभाव को समझने के लिए हमें देखना होगा कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं, खास तौर पर भारत जैसी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी, 1970 के दशक की तुलना में आज कितनी ज्यादा बदल चुकी हैं। आज हमारी निर्भरता पेट्रोलियम फीडस्टॉक्स पर उस जमाने से कहीं ज्यादा है। हमें लगता है पेट्रोलियम सिर्फ ईंधन है, पर रियलिटी उससे बहुत आगे की है। ओह वाह, इस बात का एहसास मुझे इस लेख को पढ़ते हुए सच में हुआ। हम अक्सर सोचते हैं कि तेल का मतलब सिर्फ ट्रकों या कारों को चलाने वाला लिक्विड, तो इसका मतलब है पेट्रोलियम अब सिर्फ ट्रकों में डालने वाला तेल नहीं है। ये उस ट्रक का प्लास्टिक डैशबोर्ड भी है, वो सिंथेटिक सीट भी है जिस पर ड्राइवर बैठा है, और यहाँ तक कि उस ड्राइवर के टिफिन में जो खाना है उसे उगाने वाला फर्टिलाइजर यानी यूरिया भी उसी पेट्रोलियम फीडस्टॉक से ही आता है।
सही पकड़ा आपने। पेट्रोलियम हमारी जिंदगी के हर हिस्से में घुस चुका है। प्लास्टिक, पैकेजिंग, दवाइयाँ, सिंथेटिक कपड़े, खेती का सामान, ये सब पेट्रोलियम के ही बाई प्रोडक्ट्स हैं। अगर इनकी भौतिक उपलब्धता पर रोक लगती है तो सिर्फ गाड़ियां नहीं रुकेंगी, खेती ठप पड़ जाएगी क्योंकि किसान के पास यूरिया नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग अटक जाएगी क्योंकि प्लास्टिक और बाकी पार्ट्स नहीं बनेंगे। ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक इकोसिस्टम अटक जाएगा। और इस लेख में एक बहुत ही क्रूशियल ज्योग्राफिकल बॉटलनेक का जिक्र है जो इस पूरी सप्लाई को ब्लॉक कर सकता है। हॉर्मुज जलदमरु मध्या यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाँ, इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा था। ये एक पतला सा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। लेकिन अगर किसी तरह का जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है? क्या जहाज कोई दूसरा लंबा रास्ता नहीं ले सकते? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स किसी आम सड़क की तरह नहीं है जहां एक रास्ता बंद हो तो हम पड़ोस की गली से निकल जाएं। ये दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक है। अगर वहां किसी तरह का मिलिट्री ब्लॉकेज होता है, मान लीजिए समुद्री सुरंगें बिछा दी जाती हैं या मिसाइल अटैक्स का खतरा होता है, तो इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है ये समझना पड़ेगा। ये सिर्फ फिजिकल रुकावट नहीं है। जहाज़ों का इंश्योरेंस प्रीमियम अचानक इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कोई भी शिपिंग कंपनी उस इलाके में अपना टैंकर भेजने का रिस्क ही नहीं लेगी। कप्तान जहाज आगे ले जाने से इनकार कर देंगे। ओह, मतलब जहाज समुद्र में ही खड़े रह जाएंगे और सारा तेल वहीं फंसा रह जाएगा। तो अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो ये सिर्फ एक महंगा सफर नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह से लकवा मार जाने जैसी स्थिति होगी। बिल्कुल। और इसे इकोनॉमी की भाषा में सडन स्टॉपेज कहते हैं। जब अचानक से हजारों लाखों बैरल तेल मार्केट में आना बंद हो जाता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन पर अचानक ब्रेक लग जाता है। ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे रातों रात ठीक किया जा सके। एक बार जब ये चेन टूटती है, फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन सीक्वेंस बिगड़ता है, तो उसे वापस लाइन पर लाने में महीनों बल्कि सालों लग सकते हैं, जिसे पलटना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तो वही बात हो गई कि सामान ग्राउंड पर सच में है ही नहीं। एक ऐसी स्थिति जहां फैक्ट्रीज के पास रॉ मटेरियल नहीं है और किसान के पास फर्टिलाइजर नहीं है। पर आमतौर पर जब ऐसे आर्थिक हालात बनते हैं तो हमारा ध्यान तुरंत सरकारों और सेंट्रल बैंक्स की तरफ जाता है ना। देश की आर्थिक स्थिरता उन्हीं के हाथ में होती है। लेकिन लेख पढ़कर ऐसा लगता है कि ये स्टैगफ्लेशन के आगे आरबीआई या यूएस फेडरल रिजर्व जैसी बड़ी संस्थाएं भी बेबस हैं। ऐसा क्यों? उनके पास तो इकोनॉमी को कंट्रोल करने के बड़े बड़े टूल्स होते हैं। उनके पास टूल्स जरूर होते हैं, लेकिन वो टूल्स किस बीमारी के लिए बने हैं ये देखना जरूरी है। सेंट्रल बैंक्स और सरकारों के पास जो पारंपरिक आर्थिक हथियार है वो मुख्य रूप से डिमांड को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी तक समझा, स्टैगफ्लेशन पूरी तरह से सप्लाई की समस्या है, डिमांड का कोई इशू ही नहीं है। एक सेकंड, इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। मान लीजिए मार्केट में महंगाई बहुत बढ़ गई है। नॉर्मल हालात में जब महंगाई बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दरें बढ़ा देते हैं ताकि लोग लोन ना लें, खर्च कम करें और महंगाई ठंडी पड़ जाए। तो इस स्थिति में सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं बढ़ा सकते? सोचो, अगर उन्होंने ब्याज दरें बढ़ा दी तो ग्राउंड पर क्या असर पड़ेगा? ब्याज दर बढ़ने का सीधा मतलब है कि बिजनेस के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। अब एक फैक्ट्री के बारे में सोचिए जो पहले ही इसलिए बंद पड़ी है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने से उसका कच्चा माल नहीं आ रहा। उस फैक्ट्री का मालिक पहले से ही नुकसान झेल रहा है। हाँ, वो तो पहले से परेशान है। और ऊपर से बैंक ने उसके बिजनेस लोन का इंटरेस्ट और बढ़ा दिया। उसकी ईएमआई बढ़ गई। अब उसका अगला कदम क्या होगा? उफ, ये तो डिजास्टर हो जाएगा। वो मालिक अपना खर्च कम करने के लिए फैक्ट्री से लोगों को निकालना शुरू कर देगा, यानी बेरोजगारी और तेजी से बढ़ेगी। पहले से ग्रोथ रुकी हुई थी, अब जो बचा कुचा उत्पादन था वो भी लोन महंगा होने की वजह से पूरी तरह ठप हो जाएगा। सही दिशा में सोच रहे हैं। सेंट्रल बैंक अगर महंगाई को रोकने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो वो पहले से रुकी भी ग्रोथ और बची कुची इकोनॉमी का भी गला घोट देगा। डिमांड थोड़ी गिर सकती है, पर उसके साथ जो मास अनएम्प्लॉयमेंट आएगी वो एक पूरे समाज को घुटनों पर ला सकती है। अच्छा, तो फिर इसका उल्टा करते हैं। मान लीजिए सेंट्रल बैंक कुछ नहीं करता, पर सरकार आगे आती है। सरकार देखती है कि इकोनॉमी रुकी हुई है, लोग परेशान हैं, तो सरकार एक फिस्कल स्टिमुलस लाती है। मतलब खूब सारा पैसा मार्केट में डाल देती है, टैक्स कम कर देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर देती है ताकि लोगों की जेब में पैसा आए। क्या ये काम करेगा? इसको भी एक रियलिटी चेक से तोलते हैं। सरकार ने खूब पैसा छाप दिया और लोगों को दे दिया। लोगों की जेब में रुपए आ गए। पर याद कीजिए हमारी सप्लाई शॉक वाली बात,
बाजार की दुकानों में खरीदने के लिए सामान ही नहीं है, क्योंकि पीछे से कच्चा माल नहीं आ रहा। ओ राइट, सामान तो है ही नहीं। हाँ, अब लोगों के पास पैसा बहुत है पर चीजें उतनी ही कम है। जब ऐसी स्थिति बनती है तो लोग आपस में बोली लगाने लगते हैं, मैं इस चीज का दुगना दाम दूंगा, मैं 4 गुना दूंगा। इसका क्या नतीजा निकलेगा? महंगाई रॉकेट की तरह ऊपर चली जाएगी। पहली चीजें महंगी थी क्योंकि सप्लाई नहीं थी। अब सबके पास पैसा आने से वही कम चीजें और ज्यादा महंगी हो जाएंगी और आग तेजी से भड़केगी। एग्जैक्टली और यही वो सबसे बड़ी नीतिगत दुविधा यानी पॉलिसी डायलेमा है जिसने अर्थशास्त्रियों की नींदें उड़ाई हुई हैं। अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी यानी ब्याज दरों से महंगाई रोकते हैं तो आर्थिक विकास रुक जाता है और बेरोजगारी तबाही मचा देती है। और अगर आप फिस्कल पॉलिसी यानी पैसे बंटती हुई सरकार के जरिए ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो महंगाई हाइपर इन्फ्लेशन में बदल जाती है। दोनों ही रास्ते खाई की तरफ ले जाते हैं। तो क्या सेंट्रल बैंक उन डॉक्टरों की तरह हो गए हैं जिनके पास सिर्फ 2 ही दवाइयां हैं, लेकिन दोनों ही दवाइयां मरीज की हालत बिगाड़ देंगी? एक दवा बुखार यानी महंगाई तो कम करेगी, लेकिन दिल की धड़कन यानी आर्थिक वृद्धि रोक देगी, और दूसरी दवा दिल की धड़कन बढ़ाएगी तो बुखार को जानलेवा स्तर तक ले जाएगी। ये उपमा स्थिति की बेबसी को बहुत अच्छे से दर्शाती है। आर्थिक टूल्स के पास इस बीमारी का इलाज नहीं है, उनकी अपनी कठोर सीमाएं हैं। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़ें यानी इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो इसका इकलौता प्रैक्टिकल इलाज उन टूटी हुई सप्लाई चेन्स को दोबारा से जोड़ना है। जो फिजिकल मूवमेंट रुक गया है उसे चालू करना है। और सप्लाई चेन को जोड़ना है किसी इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे करने से तो हो नहीं सकता। फैक्ट्री में कच्चा माल सेंट्रल बैंक की मीटिंग से तो आएगा नहीं। और यही पॉइंट इस पूरे विश्लेषण को एक नया आयाम पर ले जाता है। ये समस्या परंपरागत मौद्रिक नीति का विषय नहीं रही, ये पूरी तरह से कूटनीति और भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा बन चुका है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमैटिक बातचीत नहीं होती, जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे चोक पॉइंट सुरक्षित नहीं होते, तब तक आर्थिक आंकड़े ठीक हो ही नहीं सकते। इन सब बातों को अगर एक साथ रखकर देखा जाए तो एक सच बिल्कुल साफ सामने आता है। हरीश दामोदरन का यह आर्टिकल हमें चेतावनी दे रहा है कि ईरान का मौजूदा संघर्ष सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित एक दूर की राजनीतिक घटना नहीं है। इसकी तरंगे सीधे हमारी रसोई में रखे आटे, किसान की जमीन पर पड़े यूरिया और फैक्ट्रीज में बनने वाले प्लास्टिक तक पहुंचेगी। ये ग्लोबल सप्लाई चेन की उस सबसे नाजुक नस को दबा रहा है जिसका कोई आसान आर्थिक इलाज किसी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है। बिल्कुल सही समरी है ये। और 1970s की स्टैगफ्लेशन सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि एक बहुत प्रैक्टिकल वार्निंग है। ये बताता है कि जब दुनिया की फिजिकल सप्लाई थम जाती है तो सबसे बढ़िया और लचीली अर्थव्यवस्थाएं भी अपने घुटनों पर आ जाती हैं। आज के इस गहन विश्लेषण के बाद एक बड़ा और सच में थोड़ा विचलित करने वाला सवाल दिमाग में गूंजता है। जब इस तरह का भू राजनीतिक सप्लाई शॉक आता है और परंपरागत अर्थशास्त्र और मौद्रिक नीतियां पूरी तरह फेल हो जाती हैं, तो क्या आने वाले कल में दुनिया की आर्थिक स्थिरता की चाबी सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के हाथ में नहीं, बल्कि कूटनीतिज्ञों और समुद्रों में घूमते नेवी फ्लीट्स के हाथ में होगी? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी लौटेंगे ऐसे ही एक और रोचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विश्लेषण के साथ।